आज जो धन्ना भगत की जयंती धनौरी में मनाई गई, ये सिर्फ सरकार ने वोट बैंक, क्योंकि ऊपर से चुनाव आने वाले हैं 2024 में, उसको लेके मनाई है। धन्ना भगत के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए वो सरकार के लोगों की, बीजेपी के लोगों की नहीं है। अब जाट समाज को डिवाइड करने के लिए वोट के रूप में यह साजिश ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराड़ा ने मिलकर की। इन्होंने जातीय ध्रुवीकरण वोट का करने के लिए राष्ट्रपति को बुलाया। उस बिल की पैरवी करने के लिए, उस स्टे को हटवाने के लिए 10 करोड़ तनख्वाह तो ले गया हरियाणा सरकार से, बीजेपी से। बहुत सारी घोषणाएं भी तो हुई है। जो फायदा बीजेपी उपराष्ट्रपति को लाकर और वोट कर लेना चाहती थी, वो लोग बड़े जागरूक हैं। जाट समाज भी, वो 6 जाति हैं, उनके मतलब जो आरक्षण की पैरवी नहीं कर पाया और तनख्वाह फ्री में पॉकेट में ले गया इतनी बड़ी भारी रकम के रूप में, तो उसके कहने से आज कौन वोट देगा? ब्राह्मण समाज के साथ भी परशुराम के नाम से ठगी मुख्यमंत्री ने करी हुई है। आज ये तालाबों के नाम से सफाई का कुछ पैसा लाए हैं, अपने चहते ठेकेदारों को उसका लाभ दे रहे हैं, लेकिन जो तालाब 7 एकड़ का, वो खुदाई के बाद 3 एकड़ का रह जाता है, उस पर भी कब्जा करवा रहे हैं। यहाँ की जो मंत्रियों ने मौजूदा, वो अपना घर बना रही है, ना कि किलायत की जनता का कोई सरोकार या उधार या विकास किलायत में नहीं करी। किलायत की जनता बहुत त्रस्त है। यहाँ से निर्दलीय विधायक भाई जयप्रकाश जी बने थे, उनके खिलाफ लोगों का मन हो गया, निर्दलीय विधायक थे, काम नहीं कर पाए, इसलिए इसको जिता दिया गया, वरना इसके जीतने का कोई खाता पीछे नहीं था और आगे भी नहीं खुलेगा इसका। नमस्कार दोस्तों, आज कलायत में है और मेरे साथ इनेलो नेता प्रवीण किछाणा है। प्रवीण किछाणा पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं, तो बातचीत करेंगे। जी, स्वागत है आपका दायर। मैं दायर न्यूज़ के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल का खासकर। धन्ना भगत जयंती मनाई गई थी, आप लोग गए थे? नहीं, हमने धन्ना भगत का बिल्कुल नया मंदिर गांव वालों में बनाया है, और उसके ऊपर जो इलाके के लोग थे बड़ी श्रद्धा से, क्योंकि एक संत का मंदिर बना। धन्ना भगत एक महापुरुष और संत समाज भी एक अपना समाज होता है, समाज को मार्गदर्शन करता है, उसका मंदिर वहाँ बनाया और वहाँ जयंती भाईचारे की बड़े धूमधाम से मनाई। जो जयंती यहाँ पे धनौरी में सरकार द्वारा मनाई गई, मैं धन्ना भगत का मान सम्मान करता हूँ। धन्ना भगत मतलब कोई किसी पार्टी के नहीं थे, वो एक संत थे, सभी समाज को मार्गदर्शन उन्होंने अपना दिया था। लेकिन आज जो धन्ना भगत की जयंती धनौरी में मनाई गई, ये सिर्फ सरकार ने वोट बैंक, क्योंकि ऊपर से चुनाव आने वाले हैं 2024 में, उसको लेके मनाई है। धन्ना भगत के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए वो सरकार के लोगों की, बीजेपी के लोगों की नहीं है। ये लोगों को जात पात में बांटने के लिए जयंतियाँ मनाते हैं। ऐसे ही इन्होंने 2 साल पहले गुरु गोविंद सिंह की जयंती गुरुपर्व के नाम से सरसा में मनाई थी। वो सिख भाइयों का वोट डिवाइड करने के लिए, वे वोट प्रभावित होगा इसलिए मनाई। पिछली जयंती इन्होंने महर्षि वाल्मीकि की मनाई पिछले साल, वो जो अपना शेड्यूल कास्ट का वोट है, ताकि वो बीजेपी को मिल जाए, वो जयंती इन्होंने मनाई। अब इन्होंने जो षड्यंत्र रच के, मैं जयंती पे कटाक्ष व्यंग नहीं करना चाहता, जो षड्यंत्र रचे है, धन्ना भगत जी तो बहुत सम्मानित और मान सम्मान करते हैं। हमने भी जयंती मनाई है, हमने भाईचारे के साथ मनाई। इन्होंने सरकार की एक्टिविटियां, सरकार की प्लान ने पॉलिसियां बतानी शुरू कर दी। धन्ना भगत को तो जो मान सम्मान मिलना था वो जयंती के रूप में दिया भी नहीं है कहीं भी। अब जाट समाज को डिवाइड करने के लिए वोट के रूप में यह साजिश ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराड़ा ने मिलकर की। और देखो, हमारे देश में राष्ट्रपति का जो पद है बड़ा गरिमापूर्ण पद होता है, चाहे उपराष्ट्रपति जी हैं, दोनों सम्मानित पद हैं, संवैधानिक पद हैं। ऐसे संवैधानिक पद पे जो अब उपराष्ट्रपति जी बैठे हैं, जिसका सहारा जाट का वोट बैंक को लुभाने के लिए लिया गया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जाट कौम से आते हैं, और धन्ना भगत भी कहीं ना कहीं जाट कौम में जन्मे थे। इन्होंने जातीय ध्रुवीकरण वोट का करने के लिए उपराष्ट्रपति को बुलाया।
और जिस जगदीप धनखड़ को जो आज राष्ट्रपति के पद पे बैठे हैं, उनकी जो भूमिका रही है, मैं उसकी पोल बड़े खुले मन से खोलना चाहता हूँ। जिस चेहरे को ये लेके आए, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तो संवैधानिक हैं, पद पे बैठे हैं, सम्मानित होते हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ जी की जो भूमिका है ना, वो जाति को लेके कभी बढ़िया रही भी नहीं है। जिस चेहरे को ये लेके आए उपराष्ट्रपति को, उसके सारे जाट वोट को बांटना चाहे, वो चेहरा कौन है, कैसा, वो मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा इसके लिए अपन है पीछे जाना पड़ेगा। जब 2016 का जाट आरक्षण आंदोलन हरियाणा के अंदर चला था, पूरे हरियाणा को 6 दिन ब्लॉक रहना पड़ा था। उस टाइम मार्च के महीने में 2016 में एक हरियाणा विधानसभा की कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें जाट्स में 6 जातियों को आरक्षण देने के लिए इन्होंने 10% आरक्षण का बिल पास किया। उस पे कुछ महीने बाद, 2-2.5 महीने बाद, हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ से रोक लगी, स्टे लग गया उस बिल पे। भाई आप इन 6 जातियों को आरक्षण नहीं दे सकते, हाई कोर्ट से स्टे लगवा दिया। बीजेपी ही देने वाली थी और बीजेपी ने अपने आदमी से किसी पे जाके याचिका डलवा दी, रोक लगवा दी। उस याचिका को जो रोक लगी थी, 10% आरक्षण 6 जातियों को दिया गया था, वो हाई कोर्ट से जो स्टे करवा रखे उस बिल पे, वो स्टे तुड़वाने के लिए जगदीप धनखड़ को ओम प्रकाश धनखड़ जी राजस्थान से वकील हायर करके लाए थे। हमने सभी संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने और जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने स्पेशल इसको जो वकील हायर किया था, मुख्यमंत्री से बोला था कि ये वकील के लायक नहीं है, ये हमारी 6 जातियों के जो आरक्षण की मांग है, जो आपने बिल पास कर रखा है विधानसभा में, उसका स्टे की पैरवी के लिए जो आप इसको हायर करके लाए हो, ये आदमी बीजेपी का ज़्यादा है और समाज का कम है। जगदीप धनखड़ जी, इसने जाट आरक्षण के नाम से वो बिल पास हुआ था 6 जातियों का, उसकी पैरवी करने के लिए, स्टे हटवाने के लिए हाई कोर्ट से, चंडीगढ़ हाई कोर्ट से एक दिन भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पैरवी के लिए हाजिरी नहीं दी। एक बार भी, 1 तारीख पे भी जगदीप धनखड़ जी नहीं आए हैं। और इस चीज़ का हमने खुलासा किया कि जगदीप धनखड़ को जब सरकार ने, बीजेपी ने हायर कर रखा है, जाट आरक्षण की जो मांग थी 10% का बिल पास कर रखा है, उसको स्टे हटवाने के लिए इसको हायर किया गया तो इसको तनख्वाह बड़ी भारी भरकम रूप में दी गई थी। आरटीआई से लगा के हमने इसकी तनख्वाह का पता काटा कि ये कितनी तनख्वाह सरकार से लेके गया है। 10 करोड़ रुपया सरकार से, बीजेपी सरकार से ये तनख्वाह के रूप में ले गया। मैं जाट आरक्षण की मांग को, स्टे को हटवाऊंगा। इसने, अगर ये समाज का हितैषी था जगदीप धनखड़ जी, मौके के उपराष्ट्रपति जी, तो ये समाज के हितैषी होते तो सच्चे दिल से उस याचिका को हटाने के लिए जितनी भी तारीखें लगी हाई कोर्ट में, सभी तारीखों पे पेश होते, अच्छे से पैरवी करते और 6 जातियों को यह आरक्षण मिलता। यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि इन्होंने अच्छे से पैरवी नहीं की? जगदीप धनखड़ जी ने भी पैरवी नहीं की और बीजेपी ने भी नहीं की। और बीजेपी की सरकार आई हुए हरियाणा में 9 साल हो गए, 5 साल पहले करके 14 से 19, 19 से अब 23, 4 साल अब भी हो गए। अब भी वो आरक्षण की मांग 6 जातियों की लंबित पड़ी है, पेंडिंग है और हाई कोर्ट से सटे है। आज ऐसे आदमी को ये जाट का वोट बैंक, वोट बांटने के लिए लेके आए हैं धन्ना भगत की जयंती के नाम पे, संतों की जो जयंती होती है उसके नाम पे, कि जाट उपराष्ट्रपति है और जाट यहाँ आएगा, संबोधित करेगा। शायद जाट ये सोचेंगे कि हमारी जाति से कोई आदमी उपराष्ट्रपति के पद पे है और जब बीजेपी इसको सम्मान दे रही तो जाट जाति को भी सम्मान दे रही होगी, ऐसा सोच के लाया था। जाट जाति इसके आने से कुछ ना कुछ बीजेपी के पाड़े में 10-5% वोट बैंक का फायदा होगा। जाटों को पहले से मालूम है किसकी भूमिका क्या है, ये किस सोच का आदमी है। उपराष्ट्रपति के पद पे जरूर है, पद सम्मानित है, उपराष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, लेकिन ये आदमी बीजेपी की पैरवी ज्यादा करता है। कौम की पैरवी, जब ये सरकारी वकील के तौर पे हायर किया था बीजेपी ने, जब वही कौम की पैरवी नहीं की तो इसके कहने से कौम वोट क्यों देगी? कौम के सामने हम ये चीज लाना चाहते थे, क्लियर करना चाहते थे। उस बिल की पैरवी करने के लिए, उस स्टे को हटवाने के लिए 10 करोड़ तनख्वाह तो ले गया हरियाणा सरकार से, बीजेपी से, और कौम की और 6 जातियों के आरक्षण की मांग इसने पूरी करी नहीं। तो इसके कहने से हमारी जाट कौम क्या बीजेपी को वोट दे देगी? बिल्कुल भी ये चीज संभव नहीं है। बहुत सारी घोषणाएं भी तो हुई है। जो फायदा बीजेपी उपराष्ट्रपति को लेकर और वोट का लेना चाहती थी, वो लोग बड़े जागरूक हैं, जाट समाज भी और वो 6 जातियां भी। उनके मतलब जो आरक्षण की ये पैरवी नहीं कर पाया और तनख्वाह फ्री में फोकट में ले गया इतनी बड़ी भारी रकम के रूप में, तो उसके कहने से आज कौन वोट देगा?
बीजेपी को इसका फायदा नहीं नुकसान हुआ है। बात आती है घोषणाओं की। ये घोषणाएं जो अब मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश के करके गए हैं मनोहर लाल जी, ये ऐसी घोषणाएं कैथल जिले के बड़े गांव पाई में आए थे 3 साल पहले। इससे भी बड़ी बड़ी घोषणा करके गए थे। आज एक भी घोषणा जो इनके मुख से हुई थी पाई गांव में लागू नहीं हुई है। और ऐसा ही खुलासा आप देख लेना, अब 2024 का चुनाव आ जाएगा, कहेंगे अगली सरकार आएगी जब ये घोषणाएं लागू होगी, दोबारा इनकी सरकार नहीं आनी, ये घोषणाएं मात्र घोषणाएं रह जाएंगी। वैसे ही भगवान परशुराम की जो जयंती मनाई जा रही थी, लेकिन उस पर भी विवाद छिड़ा हुआ है। लगातार आप देख रहे हो कि नवीन जयंत पैरावर की जमीन पे बैठा हुआ है और अब तो मुंडन भी करवा लिया उन्होंने। नवीन जयहिंद पैरावर की जो ब्राह्मण समाज की जमीन सरकार ने दान दी हुई थी और वो वापस ले ली थी। जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी विधानसभा में पैरावर की जमीन के लिए पैरवी कर रहे थे और जब विपक्ष ने दबाव में लिया, तब मुख्यमंत्री ने अपने मुख से पैरावर की जमीन पे जाके एक सभा करके ब्राह्मण समाज को वो जमीन सही मुख्य रूप में लीगली रूप में देने का वायदा करके आए थे। आज परशुराम जी की जो जयंती थी उस पे कहीं भी सरकार ने ब्राह्मण समाज को या हमारे मतलब परशुराम जी जो एक देवता हुए हैं उसको कोई मान सम्मान नहीं दिया गया। ये संतों के नाम पे सिर्फ वोट देखते हैं और संतों को और उनका जो असली समाज के लिए मार्गदर्शन होता है उसके को लेकर नहीं काम कर रही बीजेपी। ब्राह्मण समाज के साथ भी परशुराम के नाम से ठगी मुख्यमंत्री ने करी हुई है और आपके सामने है पैरावर का जो मामला था। आज पैरावर के लिए नवीन जयहिंद ने दोबारा से संघर्ष करना पड़ रहा है। वो बेचारा मुंडन करवा रहा है। उसने इनवाइट किया कि आप किसी भी सरकार में हो जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं प्रतिनिधित्व करते हैं, भाई आप सब आइए और ये पैरावर की जो मांगे मुख्यमंत्री जी ने मानी थी उनको लागू करवाइए। और पैरावर में जो जो बनना था परशुराम के नाम से मेडिकल कॉलेज और कुछ भी संस्थान, भाई उसको सरकार पूरा नहीं कर रही, इसमें साथ दे। कोई नेता बीजेपी के दबाव में वहाँ ब्राह्मण समाज का जो 4 तो एमपी हैं वो लोग भी नवीन जयहिंद के बुलावे पे नहीं आए। और ये सरकार तो ब्राह्मण समाज के साथ पहले से ही धोखा कर चुकी है, सभी समाजों के साथ ये धोखा करती है, 36 बिरादरी के भाईचारे को तोड़ती है। बीजेपी का ये शुरू से ही ऐसे ही एजेंडा रहा, कहीं धर्म पे बांटती है लोगों को, कभी संतों के नाम से बांटती है और कभी हमारे समाज को जातियों के नाम से बांटती है। संत समाज कोई भी संत हैं, चाहे परशुराम जी थे, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी थे, चाहे धन्ना भगत जी थे, वो ना किसी जाति के थे ना किसी विशेष समाज के थे। वो पूरे समाज के मार्गदर्शक होते हैं, पूरे समाज के लिए उन्होंने काम किया, पूरे समाज की उनकी सांत्वना होती है, सभी समाज की श्रद्धा होती है, वो किसी एक समाज के नहीं होते। ये बार बार इस तरह की जयंतियाँ मना के समाज को बांट रहे हैं, वोट के लिए बांट रहे हैं, लेकिन जनता जागरूक है। मैं जनता को आपके चैनल से अपील करना चाहूँगा कि जो बीजेपी इस तरह की नीति लेके आई है ना, समाज के नाम से, धर्म के नाम से, संतों के नाम से जो जनसभाएं करती है और अपना गुणगान करती है, उससे समाज थोड़ा सा जागरूक रहे, अवेयरनेस हो, बीजेपी की बातों में नहीं आए। अब बीजेपी से हर वर्ग, हर समाज का, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, चाहे दुकानदार वर्ग है, चाहे वो किसान वर्ग है, हर वर्ग, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर हैं बेचारी, हर वर्ग तरसता है, हर वर्ग इस बीजेपी सरकार से, मौजूदा सरकार से बहुत तंग है। और मुख्यमंत्री की तो जुबान सुबह कुछ होती है, दोपहर को कुछ होती है, शाम को कुछ। मनोहर लाल की जुबान पे तो प्रदेश के लोगों को भरोसा है ही नहीं जी। इनेलो की भी पद यात्रा चल रही है जी। तो कलायत कब पहुंचेगी और क्या कितना कुछ असर देखने को मिल रहा है? चौधरी अभय सिंह चौटाला इनेलो की पद यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। यह पद यात्रा की शुरुआत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने नू मेवात क्षेत्र से, बड़ा गांव है जो सिंगार गांव से शुरू की थी 24 फरवरी को, और यह यात्रा हरियाणा के सभी 90 के 90 विधानसभा में जाएगी। और अब लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट और 25-30 विधानसभा कंप्लीट यात्रा कर चुकी है। इतना बढ़िया जनता का रिस्पांस, मान सम्मान चौधरी अभय सिंह चौटाला को मिल रहा है कि जनता बिल्कुल हरियाणा में परिवर्तन चाहती है। जनता को समझ में आ चुका है कि कहीं ना कहीं जनता ने, देखो आप बीजेपी को 2 प्लान से जनता देख रही है, बीजेपी का राजकाज काम, झूठे वायदे जो करती है। उससे पहले जनता ने कांग्रेस को भी आजमाया है, लेकिन अब लोगों का मन चौधरी अभय सिंह चौटाला पे टिक गया है, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बेबाक तरीके से जिस भी कौम की, समाज की और जिस भी वर्ग की पैरवी करते हैं, आप सब लोग और हरियाणा की जनता जानते हैं कि अभय सिंह एक सत्य के रूप में निर्भीक होके, निडर होके सरकार की गले की हड्डी बन के विधानसभा के अंदर बहस करते हैं। जब वो सच्चाई की बहस करते हैं, सच्चे प्रश्न लगाते हैं, किसानों के बारे में पूछते हैं। हरियाणा प्रदेश के बीजेपी के शासनकाल में 7,000 किसान मर गए,
मरे हुए किसानों का जो लोन ले रखा था वो कर्जा आप माफ़ करोगे कि नहीं करोगे, उस सवाल के ऊपर बीजेपी का जो स्पीकर है, लेकिन स्पीकर होता है सबका, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है, बीच का ही आदमी होता है। लेकिन यहाँ का जो स्पीकर है अपनी विधानसभा में, ज्ञानचंद गुप्ता, वो सिर्फ सरकार का रह करके बात करता है। जो भी विधानसभा में विपक्ष का रोल होता है, वो अभय सिंह जब किसी वर्ग के लिए आवाज़ उठाता है उसको उठा के निष्कासित कर देते हैं। जी, कलायत पे और बात उनके सवालों का जवाब देने की बजाय ज्ञानचंद गुप्ता निष्कासित कर देते हैं, लेकिन जनता उसको देखती है कि कौन हमारी आवाज़ उठा रहा है और इसको निष्कासित क्यों किया जा रहा है। जो जायज़ पर्सन है, जनता के हित के हैं, जनता को न्याय दिलाने वाली बात है, उसको विपक्ष के रूप में अभय सिंह जी उठाते हैं और प्रश्नों का जवाब देने की बजाय उसको निष्कासित कर देते हैं। इस चीज़ को लेकर हरियाणा की जनता में काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी रोष है। इसलिए वो समझ सके हैं कि अभय सिंह ही अगला भावी मुख्यमंत्री का चेहरा और किसान वर्ग की आवाज़ उठाने वाला चौधरी अभय सिंह चौटाला। इसलिए अभय सिंह चौटाला को इस पैदल यात्रा में बहुत बड़ा समर्थन जिन जिलों में से, जिन विधानसभा से यात्रा गुजर चुकी मिला है। और बात आ गई कलायत की। जब कलायत विधानसभा में और कैथल जिला में पैदल पद यात्रा इनेलो की आएगी, ये लगभग कोई 16-17 दिन कैथल डिस्ट्रिक्ट में रहेगी, चारों विधानसभा में। तो मैं तो कैथल जिले के लेके बोलता हूँ, कैथल जिले में लोग पहले भी, चाहे कलायत है चाहे गुला है, ये मतलब इनेलो के गढ़ रहे हैं। और अब भी आने वाले समय में जब पैदल यात्रा आएगी तो यहाँ की जनता अभय सिंह चौटाला को पैदल यात्रा में बहुत बड़ा समर्थन देने जा रही है। और अब की बार वादा भी करते हैं कि कैथल जिले की सभी सीटें इनेलो को मिलेगी और इनेलो का खुले रूप से राज आएगा। कलायत की बात कर लेते हैं। तो कलायत में काम हो रहे हैं क्योंकि मंत्री पद है। यहाँ की मंत्री, मैं पहले भी 2-4 इंटरव्यू में बता चुका हूँ, सिर्फ 3 दुकानें खोली हुई है मंत्री ने, अपनी खुद की, अपने बेटे की और अपने भाई की। 3 दुकानों से कलायत की जनता को लूटा जाता है। काम और विकास, आप सभी चैनल के साथी हैं, सभी जिला में हर जगह जाते हैं, कोई भी सड़क कलायत की आज सही नहीं है। जो सड़कें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की, कलायत में कहाँ सी मतलब बड़े हॉस्पिटल हैं, नागरिकों को मतलब जो इलाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए मतलब परेशान रहना पड़ता है, उस चीज़ की जिम्मेवार मंत्री है। जो गांवों में पानी की समस्या है उसकी जिम्मेवार मंत्री है। आज ये तालाबों के नाम से सफाई का कुछ पैसा लाए हैं, अपने चहेते ठेकेदारों को उसका लाभ दे रहे हैं, लेकिन जो तालाब 7 एकड़ का, वो खुदाई के बाद 3 एकड़ का रह जाता है, उस पर भी कब्जा करवा रहे हैं लोगों का। ये तालाबों में भी बहुत बड़ा घोटाला खुदाई के नाम से कर रहे हैं। यहाँ की जो मंत्री है मौजूदा, वो अपना घर बना रही है, ना कि कलायत की जनता का कोई सरोकार या उधार या विकास कलायत में नहीं कर रही। कलायत की जनता बहुत त्रस्त है। पिछली बार शायद यहाँ से निर्दलीय विधायक भाई जयप्रकाश जी बने थे, उनके खिलाफ लोगों का मन हो गया, निर्दलीय विधायक थे, काम नहीं कर पाए, इसलिए इसको जिता दिया गया, वरना इसके जीतने का कोई खाता पीछे भी नहीं था और आगे भी नहीं खोलेगा इसका खाता। ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद।